सभी चिकित्सक गणों को नमस्कार। आज हम लोग नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ में पित्तशमरी, जिसको हम लोग कोलीलिथिएसिस कहते हैं, स्पेलिंग प्रोनाउंस कर देता हूँ, CHOLELITHIASIS। इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि यहाँ जो डिज़ीज़ के अकॉर्डिंग डाइल्यूशन देना है वो नाम के अनुसार किस डाइल्यूशंस को बिलोंग करेगा, क्योंकि डिज़ीज़ में ही छुपा होता है उसके डाइल्यूशन का राज। ये मैंने 14, 15 और 16 तारीख की जो जून में नेशनल वर्कशॉप रखी गई थी उसमें एक्सप्लेन किया था कि डिज़ीज़ के नाम के अनुरूप उसका डाइल्यूशन उसी में छुपा होता है कि हम कौन सा डाइल्यूशन चलाएं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कोलीलिथिएसिस को, जो बिलोंगिंग टू जीबी स्टोन होता है। तो इसके बारे में पहले हम जानें, उससे पहले उसके डेफिनेशन, उसके परिचय के बारे में जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि विभिन्न नामों से भारत में इसे जाना जाता है। जहाँ गॉल ब्लैडर स्टोन, बाइलरी कैलकुलस और पित्ताशय की पथरी इसे कहा जाता है। किसी कारणवश अथवा खान पान की गड़बड़ी की वजह से गॉल ब्लैडर एवं बाइल डक्ट में सूजन या पित्त निकलने की जो क्रिया होती है उसमें रुकावट आने के कारण ये रोग हो जाता है। पित्ताशय की जो स्टोन होती है, जिसको हम लोग पित्त थैली की पथरी कहते हैं, की उपस्थिति को पित्तशमरी, जिसको हम लोग कोलीलिथिएसिस रोग का नाम देते हैं। 5% लोगों में पित्ताशय की जो पथरी की उपस्थिति होने का जो अनुमान किया जाता है वो इसी कारण से किया जाता है। इसका जो मूल कारण है वो, उसका निदान क्या होना चाहिए वो, और उसमें डायग्नोस की प्रोसेस क्या है, जैसे कारण क्या है, लक्षण क्या हैं, और आखिरी में उसका जो ट्रीटमेंट होगा वो, और उसके अंदर क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए, इसकी समुचित जानकारी। रोग का कारण क्या है? पित्ताशय की जो जर्नी शोध, जो मतलब बोलना चाहिए क्रोनिक इन्फ्लेमेशन, इसका प्रथम कारण बनता है। कोलेस्ट्रॉल के प्रिस्क्रिप्टेड होने से भी ये कंडीशन जनरेट होती है। इन्फेक्शन होने से भी ये कंडीशन जनरेट होती है। इसका कारण है पित्त के मार्ग में किसी प्रकार की रुकावट। पित्त में बिलिरुबिन की अधिकता से बहुप्रुषुता बोलते हैं, बहुप्रुषुता एवं जो थुलथुल शरीर होता है, जो लोग मोटे होते हैं, औरतों में जहां कार्बोहाइड्रेट्स तथा चिकनाई वाले भोजन का अधिक सेवन होता है, शारीरिक परिश्रम न के बराबर किया जा रहा हो, अत्यधिक मानसिक परिश्रम करने से, बैठे बैठे दिन बिताने से, या ऐसे पदार्थ का सेवन करने से जिसमें चिकनाई ज़्यादा होती है, ये रोग उन व्यक्तियों को अधिक होता है। इसके कारण क्या होते हैं आप सभी जान चुके हैं। इसके लक्षण क्या क्या होते हैं? जब तक गॉल ब्लैडर में स्टोन, या यूं कहूं कि गॉल ब्लैडर के अंदर बाइल का जो
ल्यूमिनी होता है, जो हार्ट सेल्स में कन्वर्ट होता है, वो वहीं रुकता है या रुकते रहता है, तब तक कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। जब तक वो रुकता नहीं है तब तक कोई लक्षण प्रकट नहीं होते। रुकता भी है तो कॉन्स्टिपेशन जैसे कुछ एक नॉमिनल कंडीशंस को लाता है। केवल पेट में कभी कभी दर्द महसूस होता है। कहाँ? राइट हाइपोकॉन्ड्रिया है, उसके जस्ट नीचे जहाँ लुम्बर रीजन होता है ना, अम्लाइकल रीजन के बाजू में राइट लुम्बर रीजन जो होता है, वहाँ पे कभी कभी पिंच मारते हुए टिसता है। तो हम लोग इसको हल्के में ले लेते हैं, क्योंकि कई बार गैस होने के वजह से भी वैसी कंडीशंस होती है। जब पित्त की जो बाइल डक्ट होती है, वहाँ पे जो स्टोन होता है, अगर वो आ जाता है, तब जोर से अथवा धीरे धीरे पेट में एक प्रकार का असहनीय दर्द रुक रुक के या लगातार 2-4 घंटे तक हो सकता है। इसमें रोगी जो होता है वो तड़पने लगता है। इसमें कुछ विशेष पॉइंट्स हैं, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। दर्द राइट साइड की ओर से प्रारंभ होकर के चारों ओर, विशेष करके दाहिना जो सुपला होता है, ये यहाँ से चालू होता है राइट साइड से, ये पूरा इसके पीछे का जो पार्ट सुपला हड्डी होती है उस पे, फिर एक्सिलरी होते हुए थंब तक इसका प्रेशर देखा जाता है। जितना ज़्यादा डीप होगा उतना ज़्यादा अफेक्टेड पोर्शन को ये क्रिएट करेगा। दर्द बिल्कुल लगातार बना रहता है और दर्द कई घंटों से लेकर के कई सप्ताह तक ये चल सकता है। दर्द के होते समय व्यक्ति को, जो इसको ये रोग हुआ होता है, उल्टी, प्यास, कष्ट बोलना चाहिए, प्यास लगती है लेकिन कष्टमयी प्यास होती है, जॉन्डिस हो सकता है व्यक्ति को, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है व्यक्ति को, उसको ऐसा लगता है कि जैसे एनर्जी लॉस हो गई है बॉडी से, पल्स वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, पसीना अधिक आता है और कई बार देखा गया है कि पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाता है। इस प्रकार के लक्षण इस डिजीज़ में प्रकट होते हैं। नोट करने वाली पॉइंट एक और है, जहाँ प्रायः ऐसी कंडीशन जहाँ पे हम इस जगह पे दबाते हैं तो एक अलग टाइप का पेन होता है, जैसे घाव हो। जब छूते हैं उस जगह पे तो रोगी तड़प जाता है। भोजन करने के कुछ समय बाद पेट में जब भारीपन आता है तो उस कंडीशन में एनोरेक्सिया जैसे कंडीशंस डेवलप करता है। दर्द की एक स्पेसिफाइड कंडीशंस को मैं बताने जा रहा हूँ। प्रायः जो दर्द होता है वो रात्रि के समय अचानक होता है। उधर जो एब्डोमेन होता है उसके राइट साइड में जहाँ लीवर होता है उसके नीचे प्रायः ऐसा लगता है जैसे कुछ चुभ रहा है। जो इन्फ्लेमेशन का पेन होता है वो लहर जब उठती है, देखे होंगे, टाइड उठता है, उस टाइप से दर्द होगा, फिर शांत होगा, फिर दर्द होगा, फिर शांत होगा। इस प्रक्रिया चलते रहती है। जो पेन होता है वो डिजेनरेटिव कंडीशंस का होता है, लेकिन डिजीज़ जो होती है वो एक्यूट कंडीशंस की होती है। और वैसे में रोगी छटपटाता है, बिस्तर या फर्श जहाँ भी लेटता है चिल्लाता है और कई बार रोने लगता है। दर्द जो है वो घंटों तक रहता है और अचानक बंद हो जाता है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। फिर प्रारंभ होता है और फिर वही कंडीशंस रिपीट करते रहता है।
अब रोग की पहचान हम कैसे करें? इसमें आप एक्सरे करा सकते हैं, यूएसजी करा सकते हैं। करने पे पित्त थैली में पथरी है या नहीं है, स्पष्ट नॉलेज वहाँ ज्ञान हो जाता है कि व्यक्ति को है या नहीं है। इसमें हल्की सी गोल आकृति वाली धुंधली सी एक छाया दिखाई देती है एक्सरे में, लेकिन यूएसजी में कंफर्म वहाँ स्टोन है या नहीं है और कितने एमएम का है उसकी सटीक जानकारी मिलती है। साथ ही लीवर में कितना फैट है वो भी ज्ञात होता है। इसमें सीरम बिलिरुबिन की टेस्ट कराना पड़ता है, एसजीओटी एसजीपीटी टेस्ट कराना पड़ता है, सीवीसी टेस्ट कराना पड़ता है। इसके अलावा में आप पेशेंट का अगर सांस फूल रही हो तो ईएसआर भी टेस्ट कराएं। अगर आप यूएसजी में देखते हैं कि कहीं पे स्टोन है, गॉल ब्लैडर स्टोन को छोड़ करके, जैसे यूरिनरी ब्लैडर में हो सकता है, राइट किडनी में हो सकती है, लेफ़्ट किडनी में भी हो सकती है। कई बार देखा गया है कि गॉल ब्लैडर का ट्रीटमेंट हम चालू करते हैं, उससे पहले किडनी में स्टोन नहीं होता है, बट इस ट्रीटमेंट चालू करने के कुछ समय के बाद दिखाई देता है कि यहाँ पे भी स्टोन आ गया है। बीच में कॉल आ रहा था, उसके वजह से पॉज किया था। तो होता क्या है, जब सीरम बिलिरुबिन का हम एग्जामिनेशन करते हैं तो उसमें कितनी मात्रा में जॉन्डिस हुआ है उसका परिचय, उसका ज्ञान वहाँ से हो जाता है। पित्ताशय शूल एक महत्वपूर्ण लक्षण है। पित्त थैली की पथरी होने पे पित्त के अंदर जो पेन होता है, तो ऐसी कंडीशन जहाँ पे पित्ताशय की जो आप चाहें तो पित्त थैली का जो इस इमेज होता है उसको आप किसी जगह पे रख लीजिए और तब उसके बारे में जो हम एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उसको आप रीड कीजिए, तो आपको बहुत हद तक समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा। मूत्र परीक्षण में भी हम बिलिरुबिन की उपस्थिति को जांच करवा सकते हैं। अगर हम रोग का परिणाम जानना चाहें तो दर्द के आक्रमण के समय जो रोगी होता है वो मृत्यु बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, उसकी स्टूल पास नहीं होता है, वोमिटिंग कर कर के परेशान होता है। सीबीडी में कई बार अगर हम इलेक्ट्रो की रेमेडी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रो की रेमेडी देने से जो बाइल होता है, जहाँ पे बाइल स्टोन बना होता है, वो स्टोन टूट के नहीं निकलता है, पानी बन के निकलता है। इसलिए कई डॉक्टरों का कहनाम होता है, ख़ास तौर पे मॉडर्न साइंस के जो डॉक्टर्स होते हैं उनका कहनाम होता है कि वो पिघल ही नहीं सकता, जबकि वो पिघलता भी है और पानी बन करके वो निकलता भी है। और यही कारण है कि वहाँ पे जब गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए आपको कोई डॉक्टर कहता है कि गॉल ब्लैडर स्टोन टूट के कैसे निकलेगा, तो उसको बताना होता है कि सर ये टूट के नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जो चना देखे होंगे आप, तो चना को अगर आप बोलेंगे कि टूट के निकलेगा तो वो सीबीडी में फंस जाएगा, बट वो टूट के नहीं निकलता है, वो पिघलता है, पानी बन जाता है, कन्वर्टेड टू फ्लूइड में हो जाता है। इसीलिए जब स्टोन घटना चालू होता है तो यहाँ लिखा जाता है कि ल्यूमिनी इकोजेनिक फोकी ल्यूमिनी, मतलब वो ल्यूमिनी जो था वो स्लज में कन्वर्ट हो गया, और स्लज जो होता है वो मड होता है, कीचड़ जैसा होता है। तो कीचड़ को कोई तोड़ सकता है क्या? कीचड़ पिघल सकता है और आप उसको पानी कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लेते हैं ये आपका गॉल ब्लैडर है और यहाँ एक स्टोन है, स्टोन मतलब चना। अब इसको मुझे पिघलाना है, क्या करूँगा? यहाँ पे मैं पानी भर दूँगा, उस चने को उसमें डाल दूँगा। एक समय आएगा कि चने का ऊपर का लेयर पिघल जाएगा, फिर एक समय आएगा कि वो जो चना था जिसके ऊपर का सेल्स निकल गया है वो पिघल करके एकदम कीचड़ जैसा हो जाएगा। हम जब कॉम्प्रेस करते हैं तो कॉम्प्रेस करने का तात्पर्य ये है कि वहाँ का जो स्टोन है,
स्टोन के ऊपर का जो सेल्स है वो जो चने के ऊपर का जो कवर होता है उस टाइप से उसको हमको फुलाना होता है। तो हम उसको लगाते हैं तो वो फूलता है और पिघलते जाता है। जब ऊपर का सेल्स निकल जाएगा तो वो पिघलने की क्रिया करता है। और यही कारण है कि पिघलने वाली चीज़ अगर किसी जगह पे जाती भी है, जैसे CBD में जाती भी है, तो वो उसको फैलाएगी नहीं, क्योंकि पानी कभी किसी को इस टाइप से जनरेट नहीं होने देता है और ये पिघलता है और फिर वहाँ से भी निकल करके वो डिस्चार्ज हो जाता है पेट के रास्ते ड्यूओडेनम होते हुए। और यही कारण है कि कई बार देखा गया है कि गॉल ब्लैडर से निकलने वाला स्लज जो होता है उसके निकलने के बाद कई बार राइट किडनी में या लेफ़्ट किडनी में छोटा सा एक स्टोन दिखाई दे सकता है। तो ये डरने की चीज़ नहीं है, आप सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं। गॉल ब्लैडर का जो स्टोन है वो डिस्चार्ज होना चालू हो गया है। इसलिए अगर कोई मॉडर्न मेडिसिन का आपको डॉक्टर कहे कि ये फंस जाएगा, तो उसे बताएं कि सर ये फंसेगा नहीं, क्योंकि ये स्लज में कन्वर्ट होकर के निकल रहा है। जस्ट लाइक आप देखे होंगे कि किडनी का वो स्टोन जो लोअर पोल पे जा कर के लोअर पोल में होता है, जो एक अपर पोल हुआ, एक मिड पोल हुआ, एक लोअर पोल हुआ, तो लोअर पोल में अगर 10 mm का स्टोन है, मतलब उसको निकलने में 6 महीने लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो नसों के गुच्छे के बीच में है। अगर उसको तोड़ेंगे तो वो नसों को डिफेक्ट करेगा और उस कंडीशन में पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होता है। और सेम टू सेम कंडीशंस गॉल ब्लैडर के स्टोन में भी होता है, क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट होता है जिसके अंदर 2 mm का डाया है। उस 2 mm के डाया के अंदर स्टोन बनते चले जाता है और निकलने का भी स्थान एक ही है, क्योंकि स्टोन स्लज में ना होकर के वो हार्ड सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वहाँ से वो निकल नहीं पाता। इसका सॉल्यूशन भी हम जानेंगे। अगर व्यक्ति को हम हार्ड फूड्स देते हैं जिसमें पेशेंट अनकंफर्टेबल महसूस करता है, वैसे भोजन से परहेज जरूरी हो जाता है। एब्डोमेन एवं जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे फिस्टुला जैसे फिस्टुला टाइप का कंडीशन जनरेट करता है, घाव टाइप का कंडीशन जनरेट करता है। इसमें याद रखने वाली इसमें कुछ पॉइंट्स हैं। जैसे दाहिना जो पेट होता है, राइट साइड का जो पेट होता है, उसके ऊपर में राइट हाइपोकॉन्ड्रिया के जो रीजन होते हैं वहाँ पे पेन महसूस होता है, जिसके साथ में पेट में जो ऊपरी भाग होता है उस जगह पे पेट का जो बैक पोर्शन होता है, मतलब इसका जो बैक पोर्शन होता है उस जगह पे ऐसा लगता है जैसे कुछ रेंग रहा है। और मध्य भाग में और एपिगेस्ट्रियम में एक हल्का सा पेन होता है। और कई बार देखा गया है कि दोनों में से किसी एक स्थान पर ही ये दर्द देखने को मिलता है। कई बार कंधे पे, कई बार पीठ में भी इसकी मतलब जब रोग ज़्यादा बढ़ जाता है तो उस जगह पे जो दर्द होता है वो स्प्रेड होता है। यदि पेट के इनमें से कोई उपरोक्त कोई भी जगह पे अचानक दर्द की अधिकता हो या तीव्र दर्द जैसा महसूस हो रहा हो तो या दर्द की आशंका रहती हो, तो उस कंडीशन में दर्द से रिलेटेड अचानक होने वाले, इसमें ऐसा नहीं कि कोई पेन किलर खा लो, भाई पेन किलर मत खिला देना, कोई मतलब नहीं है। क्रॉस सिस्टम ऑफ मेडिसिन का उपयोग न करें, ज़्यादा अच्छा होगा। ऐसे कंडीशन में जब किसी को पेट में दर्द के साथ में कई बार देखने को मिलता है कि व्यक्ति वोमिटिंग कर रहा है, या कई बार देखा गया है कि नौशिया फीलिंग करता है, उल्टी जैसा महसूस करता है, और कई बार देखा गया है कि अचानक व्यक्ति को बहुत अधिक पसीना आने लगता है, तो इसको ये सीधा समझ लेना चाहिए कि पित्ताशय पित्त थैली में जो इन्फ्लेमेशन हुआ है उसके वजह से ये दर्द आ रहा है। चिकित्सा की विधि क्या है? अगर हम बात करते हैं तो इन्फ्लेमेशन के कारण के समय हमको ये जानना होगा कि इन्फ्लेमेशन किस प्रकार का है, क्यों हो रहा है, इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से हो रहा है या WBC के मात्रा घटने की वजह से हो रहा है। कई बार घटता भी है और कई बार बढ़ता भी है। अगर बढ़ता है तो भी डेंजरस है और घटता है तो ज़्यादा डेंजरस है।
क्योंकि बॉडी जो है वो प्रतिरोधक क्षमता को खो रही है। और ऐसे कंडीशन में जब ट्रीटमेंट की बात आती है तो यहाँ पे मेडिसिन्स जो चलाया जाता है H2C2, तो अलग अलग आप इसको कर सकते हैं। जैसे एक बना लीजिए आप H2, S5 और F2BE का। एक दूसरा बना लीजिए C2, C5, H10C10 और GE का। ये जो डाइल्यूशंस बनेंगे ये D2 में बनेंगे, लेकिन अगर आप डाइल्यूशन थर्ड लेकर के बना रहे हैं तो उस कंडीशन में देख लीजिएगा, एक में 3 मेडिसिन है और एक में 4 मेडिसिन है। तो जो डाइल्यूशन फोर्थ आपने बनाया, जैसे डाइल्यूशन थर्ड आपने ख़रीदा होगा किसी से, तो D3 किट के नाम से मिलता है। D3 किट एसेंस लिखते हैं उस पर, जबकि अगर आपने नारायण हर्बल से D3 बेस लिया होगा तो उसके ऊपर एक्सट्रैक्ट लिखा होता है। तो उस कंडीशन में आपको करना क्या है, अगर बेस है तो आपको केवल 1 ml लेकर के, जो मेडिसिन्स मैंने बताई हैं सभी का 1 ml लेंगे और उसमें 100 ml के लेवल तक आप DW भर देंगे और उस कंडीशन में पेशेंट को पिलाना चालू करेंगे। लेकिन जब नेक्स्ट टाइम आप इसी मेडिसिन को देंगे तो वहाँ पे 1 ml की जगह 1.5 ml, मतलब 1 ml प्लस 5 ड्रॉप आपको मेडिसिन लेना होगा। इसके तीसरी बार जब आप मेडिसिन देंगे तो 1 ml के साथ में, मतलब 1 ml ना लेकर के 1.5 ml आप मेडिसिन को लेंगे और वहाँ पे बाकी लेवल तक आप DW भरेंगे और फिर पेशेंट को पीने के लिए देंगे। पेशेंट को पीने का जो डोज होगा वो 10 ड्रॉप, 15 ड्रॉप या 20 ड्रॉप आप दे सकते हैं। जितना छोटा होगा उतना कम मात्रा में देना होगा, जितना बड़ा होगा उतना अधिक मात्रा में इसको देना होगा स्टार्टिंग में। लेकिन जैसे ही आपने 2 महीना ट्रीटमेंट दे दिया, 1 से 2 महीना, अगर मान लेते 10 mm से कम है तो 2-3 महीने में तो ठीक ही हो जाता है ये। लेकिन अगर 10 mm से ऊपर है तो उस कंडीशन में आपको देखना होगा कि यहाँ पे कंप्रेस भी ज़रूरी है और दोनों जो फॉर्मुलेशन है उसकी भी आवश्यकता आपको पड़ेगी। कई कंडीशन में हम P2 का उपयोग नहीं करते हैं, अगर GE डाले हैं तो P2 का उपयोग नहीं करते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि जब आप ट्रीटमेंट करते हुए 3 महीने को क्रॉस कर जाएं तो इस कंडीशन में आपको VER2 और VEN1 भी मिलाना होगा, क्योंकि VEN1 जब पुराने रोग हो जाते हैं तो डिज़ीज़ को कम करने के लिए, या यूँ कहूँ कि जब पुराना रोग हो जाते हैं तो उसमें VEN1 का उपयोग ज़रूर करना चाहिए। और क्योंकि ये इंटेस्टाइन को बिलोंग करने वाली डिज़ीज़ है, इसलिए यहाँ पे VER2 की भी उपयोगिता अनिवार्य हो जाती है। अब बात आती है कि हम पेशेंट को जब ट्रीट कर रहे हैं तो कॉम्प्रेस हम कैसे लगाएं और कौन सा, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्रेस की आवश्यकता होगी D1 की। उससे पहले एक कंडीशन और कि अगर आपके पास D3 एसेंस है तो हम कैसे दें। तो अगर 3 मेडिसिन है तो तीनों मेडिसिन का आप 10-10 ml लेंगे, 30 ml मेडिसिन हो जाएगी, पेशेंट को पीने के लिए आप प्रोवाइड कर देंगे। और इसमें से 20-20 ड्रॉप आप पेशेंट को स्टार्ट करेंगे, 20 के बाद 25 के बाद 30 होने के बाद जब आप मेडिसिन देंगे तो जहाँ पे आप 10 ml मिलाए थे पेशेंट को, अब यहाँ पे आपको माइनस में जाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो जो आपके पास D3 आपने लिया हुआ था उससे D4 बना करके आपने इस चीज़ को डाला। अब यहाँ पे आपको करना क्या होगा कि उस कंडीशन में जब आपके पास D3 एसेंस है, वहाँ पे आपको इसको देने के कंडीशंस के लिए आपको एक अलग स्ट्रेटजी अपनानी होगी कि आपके पास जो D3 है उसको आपको पहले एक बार 4 बनाना है, फिर 5th बनाना है, फिर 6th बनाना है। अब 6th में से आप ले लेंगे सभी का 10 ml और सभी का ले लेंगे 10 ml, 30 ml हो जाएगा। और मेडिसिन की मात्रा जो है वो नेगेटिव वे में जाएगी, 5 या 6 बूंद से चालू करेंगे। फिर कुछ दिन के बाद जैसे 20 दिन से 1 महीना हो जाएगा तो फिर उस 6 बूंद से बढ़ कर के उसको 8 बूंद करेंगे। इस तरीके से उस पर ट्रीट करना चाहिए। अगर आप बढ़ते क्रम में चले जाएंगे तो एक समय के बाद वो स्लज में कन्वर्ट होने के बजाय वो स्टोन में दोबारा कन्वर्टेड हो जाता है। तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे पथ्य भोजन क्या होगा उसकी जानकारी दे देता हूँ। सुपाच्य आहार देना होगा जो आसानी से पच जाए,
पौष्टिकता उसमें भरपूर होनी चाहिए। और कुल्थी करके एक दाल आती है, उसका पानी भी पीना चाहिए। रात में आप कुल्थी की थोड़ी सी दाल ले लीजिए, 2-4 चम्मच, आप आधा गिलास पानी में उसको डुबा दीजिए। सुबह में उस दाल को निकाल करके अलग कर दीजिए और जो पानी है उसको छान करके पी लीजिए। ये एक प्रोसेस है जिसमें स्टोन जो होता है वो पिघलना बहुत तेज़ी से चालू कर देता है। कॉम्प्रेस इसलिए ज़रूरी है कि कॉम्प्रेस ऊपर के सेल्स को कमज़ोर करता है, और जो आप इंटरनली ओरल डोज जो देते हैं वो स्टोन को पिघलाने का काम करता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, इसका उल्लेख और पढ़ाने का जो मेथड है, ये क्या आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इसकी पूर्ण जानकारी आप इस चैनल के माध्यम से भी मुझे दे सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे और डीप से समझना चाहिए, तो उसका भी आप क्लास के माध्यम से ग्रुप जो है नैनो टेक्नोलॉजी ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिकल रिसर्च स्टडीज़ सेकेंड बैच, इसमें भी आप ग्रुप में भी आप बता सकते हैं। जय हिंद, जय इलेक्ट्रो होम्योपैथी, जय काउंट सीजर मेटी जी, जय नासक मेथोडोलॉजी।